नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आदित्य टेक्निकल क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा विद्यार्थियों, जितनी भी टेक्निकल की वैकेंसी हैं उन्हीं के लिए कंप्लीट हमने यह बैच आपके लिए स्टार्ट किया है। साथ साथ मैं विद्यार्थियों में बताना चाहता हूं कि ITI के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ITI के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी करने के लिए मैंने यह चैनल भी तैयार किया है। तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थ्योरी की, WC वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ड्राइंग की क्लास लगातार तीनों क्लासों में इसी हमारे चैनल पर लेके आ रहा हूं। जल्दी ही सोमवार तक मैं क्लास है तीनों क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो वो भी बच्चे ITI वाले बच्चे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में फिटर की भी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल पर, तो जितने भी फिटर की ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, पहला लेसन स्टार्ट किया है प्रारंभिक विद्युत। जिन विद्यार्थियों ने आज की क्लास मेरी देख रहे हैं, तो इससे पहले की 2 क्लास हो चुकी हैं, उन दोनों क्लासों को YouTube पर जाकर उनको देख लेना, उनको क्लास तरीके से क्लास लो। बिल्कुल बहुत जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं मैं, जिसमें लेसन ही पहला हमारा है प्रारंभ के विद्युत है हमारा, जिसकी 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें हमने विद्युत का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, विद्युत कहाँ से बनी है, चल किसने बनाई है, विद्युत को उपयोग में लेना किसने सिखाया है। उसके बाद में विद्युत धारा पढ़ी, विद्युत धारा के टाइप पढ़े हैं। विद्युत धारा के 2 टाइप पढ़े थे आपने, AC DC। AC के टाइप पढ़े थे, DC के टाइप पढ़े थे। AC के गुण पढ़े थे, DC के आपने अवगुण पढ़े थे। 2 क्लासों में हम यहाँ तक बातें कर चुके हैं। अब हम अगली बात करने जा रहे हैं कि कुछ हमारे विद्युत धारा के इफेक्ट भी होते हैं, प्रभाव भी होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे DMRC का एग्जाम उठा के दे लेना, लोको पायलट का एग्जाम उठा के देख लेना, हर में एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के प्रभाव। तो देखें, टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं विद्युत धारा के प्रभाव। बोर्ड पर ध्यान देना विद्यार्थियों, विद्युत धारा के प्रभाव। ये जो विद्युत धारा के प्रभाव हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव हमारा टॉपिक हेडिंग लगा दिया है मैंने, एक विद्युत धारा के प्रभाव। ये जो विद्युत धारा के प्रभाव हैं दोस्तों, ये हमारे हैं 5 प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के टोटल प्रभावों की बात करें तो विद्युत धारा के टोटल प्रभाव होते हैं हमारे 5 प्रभाव होते हैं साहब। 5 प्रभावों में जानते हैं, नंबर 1 पहला जो प्रभाव है उसे आप बोलोगे ऊष्मीय प्रभाव। पहले नंबर का जो प्रभाव है उसे हम बात करेंगे एक ऊष्मीय प्रभाव। नंबर दूसरे नंबर का हमारा प्रभाव रहेगा एक चुंबकीय प्रभाव। एक दूसरे नंबर का जो प्रभाव है दोस्तों वो रहेगा एक चुंबकीय प्रभाव। तीसरे नंबर का जो दोस्तों प्रभाव रहेगा उसे बोलेंगे एक रासायनिक प्रभाव। अरे तीसरे नंबर का जो प्रभाव रहेगा उसे हम बोलेंगे एक रासायनिक प्रभाव। चौथे नंबर के प्रभाव की यदि हम बात करें तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों किरणों का प्रभाव। यदि हम चौथे नंबर के प्रभाव की बात करें तो उसे हम बोलेंगे किरणों का प्रभाव। तो चौथे नंबर का प्रभाव है हमारा किरणों का प्रभाव। 5वें नंबर के प्रभाव की बात करें तो उसे आप बोलेंगे गैस आयनीकरण का प्रभाव। चौथे नंबर का दोस्तों जो प्रभाव है उसे आप बोलोगे गैस आयनीकरण का प्रभाव। तो दोस्तों हमारे विद्युत धारा के टोटल प्रभावों की संख्या हमारी कितनी हुई? 5। अरे कितनी हुई? 5। पहला प्रभाव कौन सा रहा? ऊष्मीय प्रभाव, इसे बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। अरे क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा कौन सा रहा? चुंबकीय प्रभाव, इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। रासायनिक प्रभाव, तीसरे नंबर की प्रभाव की बात कर रहे हैं तो एक रासायनिक प्रभाव है, बोलेंगे केमिकल इफेक्ट। किरणों का प्रभाव की बात करें, चौथे नंबर का प्रभाव है किरणों का प्रभाव, बोलेंगे एक्सरे इफेक्ट। और 5वें नंबर का प्रभाव है गैस आयनीकरण का प्रभाव। तो आपने जाना है कि विद्युत धारा के टोटल प्रभाव कितने होते हैं हमारे? 5, जो सारे आपके बोर्ड के सामने। अब हम बात करते हैं, एक एक नंबर को उठाते हैं कि हमारे ये सारे ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहां करेंगे, एक एक को जानेंगे बिल्कुल एक तरीके से। तो आप सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ही रहो साहब बिल्कुल। यहां पर हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि ऊष्मीय हमारा प्रभाव क्या है। तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं हम ऊष्मीय प्रभाव की। हम बात कर रहे हैं हमारे
एक ये ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं हमारे इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा हीटिंग इफेक्ट हो क्या रहेगा साहब। तो चले हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमने एक लिया है एक धारावाही चालक तार। अरे दोस्तों हमने इस हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए हमने एक सहारा लिया है, एक धारावाही कंडक्टर का सहारा लिया है, एक धारावाही एक चालक तार का हमने सहारा लिया है। अब बात करें आप का क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी हमने ITI बाहर से की है तो ये धारावाही चालक क्या है। अरे एक ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम बोलते हैं चालक तार या कंडक्टर। पहली वीडियो में बता चुका हूं कंडक्टर जितनी भी हमारी मेटल है जितनी भी धातुएं हैं वो सारी क्या रहेंगी, चालक रहेंगी हमारी। तो हम बात करें आपने एक धारावाही चालक तार लिया और यदि इसे धारावाही चालक तार में से हम प्रवाहित करें विद्युत धारा। दोस्तों बोर्ड पर ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं पांचों की पांचों प्रभावों को एक बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए हम ऊष्मीय प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। पहले नंबर के प्रभाव की बात कर रहे हैं ऊष्मीय प्रभाव की कि आपने कहा कि यदि किसी धारावाही चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म। अरे गर्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस चालक तार में क्या रहता है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध हमारा क्या करेगा कि विद्युत धारा के बहने में यह क्या उत्पन्न करेगा, बाधा। अरे क्या उत्पन्न करेगा, बाधा, जिसके परिणाम स्वरूप बाधा उत्पन्न करेगा तो यह चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म। और जिसके परिणाम स्वरूप यह ऊष्मा का एक प्रसारण करने लग जाता है, ऊष्मा को फैलाने लग जाता है। यही हमारा विद्युत धारा का क्या कहलाएगा, ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा, ऊष्मीय प्रभाव, एक हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा। अब हम बात कर लो DMRC 2018। दोस्तों आ जाओ साहब, ऊष्मीय प्रभाव में से DMRC ने, दिल्ली मेट्रो ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया ऊष्मीय प्रभाव में। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले पूछा इस ऊष्मीय प्रभाव को निम्न में से देखा जाता है, इस ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहां किया जाता है साहब। उन्होंने ऑप्शन डाल दिए तो ऊष्मीय प्रभाव को आपको बताना था। तो हम बात करें कि यहां ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले नाम दिया आपने हीटर के अंदर साहब। अरे किसमें नाम दिया, हीटर में। आपने देखते हो उसके अंदर गूंज जो होती है उसके अंदर विद्युत धारा दी जाती है साहब, और विद्युत धारा देने के बाद में वो एक रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल के बाद में ऊष्मा का क्या करता है, प्रसारण करने लग जाता है। उसके बाद में कहोगे इमर्सन रॉड। अरे दोस्तों नाम वर्ड बोर्ड पर लिखा है इमर्सन रॉड, मतलब आप जानते हो सर्दियों में गर्म करने का, एक पानी गर्म करने का डंडा जिसे रॉड बोलते हैं, देसी भाषा में हम बात कर रहे हैं इमर्सन रॉड। वह भी हमारे कौन से प्रभाव के अंदर आता है, एक ऊष्मीय प्रभाव के अंदर आता है। आपने कहा स्त्री। अरे दोस्तों एक वर्ड लिखा आपने, ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण तीसरा दिया आपने स्त्री। स्त्री भी कौन सी, विद्युत स्त्री। स्त्री ये भी गर्म होती है, आपको पता है, ये भी ऊष्मा ही करती है उत्पन्न, 24 घंटा गर्म रहती है हमेशा हमारी। लेकिन हम जो ऊष्मीय प्रभाव की यहां बात कर रहे हैं ये हमारी रहेगी विद्युत स्त्री। और चौथा रहेगा हमारा एक बल्ब। अरे क्या नाम दे दिया आपने, बल्ब साहब। तो उदाहरण लगा दिया हमने कि हमारे ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम कहां कहां कर रहे हैं। तो नंबर 1 में आपने कहा हीटर के अंदर, आपने कहा इमर्सन रॉड, विद्युत स्त्री और बल्ब आदि में कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। साथ साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन और देखें, यहां पर क्या पुटअप होता है, क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि जो बल्ब आपका उदाहरण दिया आपने, ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण दिया आपने बल्ब। अब बल्ब जो हमारा है ये बल्ब हमारा ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ उत्पन्न करता है। अरे क्या उत्पन्न कर देता है, प्रकाश। अरे दोस्तों क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश। DMRC का क्वेश्चन केवल बहुत आसान सा यही था कि बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश। तो राइट आंसर हम क्या लगा देते, प्रकाश। तो ये हमारा पहला प्रभाव था, एक ऊष्मीय प्रभाव, एक हीटिंग इफेक्ट, जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, कहां कहां इसका उपयोग करते हैं। और बल्ब ऊष्मीय प्रभाव के साथ साथ में क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश। अब हम जानते हैं दूसरे नंबर का प्रभाव हमारा कौन सा, चुंबकीय प्रभाव। तो हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा के प्रभाव। पहला प्रभाव की हम बात कर चुके हैं, ऊष्मीय प्रभाव की। अब हम दूसरा प्रभाव बात कर रहे हैं आपका एक चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों एक मैग्नेटिक प्रभाव की बात कर रहे हैं हम। अब हम जानते हैं कि हमारा एक चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये क्या रहेगा साहब। हम बात करें यदि अभी आपने लिया एक धारावाही चालक तार, अब इसे धारावाही चालक तार के स्थान पर हम इसे चालक तार को एक रूप दे दें, एक कुंडली का रूप दे दें साहब। किसका रूप दे दें, एक कुंडली का।
एक कॉइल बना दें। तो दोस्तों आपने कहा कि हमने इस चालक तार को एक रूप दे दिया, एक कुंडली का रूप दे दिया, मतलब इसके चालक तार के अंदर मैंने घेरे डाल दिए, टर्न डाल दिए, तो उसको आपने बोल दिया एक कुंडली। और इस यदि कुंडली में से दोस्तों देखना, बहुत ही समझने वाली बात है कि जब आप एक सीधे कंडक्टर की बात कर रहे हो और सीधे कंडक्टर में से विद्युत धारा दे रहे हो, एक सीधे चालक तार में से विद्युत धारा दे रहे हो, तो विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। और जैसे उस चालक तार को आपने रूप दे दिया है कि कुंडली का, और यदि उस कुंडली में से प्रवाहित की जाए आपकी एक विद्युत धारा, दोस्तों उस कुंडली में से प्रवाहित की जाए एक विद्युत धारा, तो हम क्या देखेंगे, क्या कहेंगे कि यदि उस कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली के चारों ओर, अरे उसे कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। दोस्तों अरे हमारा क्या पैदा हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और जैसे ही विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव बोल रहे हो आप, एक चुंबकीय प्रभाव कह रहे हैं। दोस्तों आपको समझ में आई होगी कहानी, बिल्कुल कुछ भी आपको टफ नहीं है, टेक्निकल बहुत आसान है, बस केवल ध्यान लगातार यही रहना और लगातार क्लासों को तरीके से जीरो से लेके और एंड तक की सारी क्लासों को ले लेना। आपको कोई भी आपका एग्जाम बचेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आप ये नहीं कहोगे कि गुरुजी मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम बात कर रहे हैं चुंबकीय प्रभाव, तो इसी को हम कह रहे हैं चुंबकीय प्रभाव। अब बात करें, उदाहरण की बात कर लें कि दोस्तों इस चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहां कहां किया जा रहा है। सबसे पहले कहोगे सर के ऊपर जो घूमता है पंखा, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहां करते हैं अपन, पंखे के अंदर करते हैं। पंखा का जो स्टेटर होता है उसमें वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों आपने पता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, दो वाइंडिंग की जाती है हमारी। तो यहां पर उस पंखे के अंदर आपने कहा जनरेटर, जिसे हम जनित्र बोलेंगे दोस्तों, तो इस जनरेटर के अंदर भी वाइंडिंग की जाती है हमारी। हम बात करें, अरे मोटर का नाम दे दिया आपने और लगा दिया आदि, तो इस चुंबकीय प्रभाव का उपयोग हमने कही पंखा, जनरेटर, मोटर आदि में किया जाता है। तो दूसरे नंबर का प्रभाव कौन सा रहा हमारा, एक चुंबकीय प्रभाव रहा सा हमारे दूसरे नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रभाव की, रासायनिक प्रभाव की, केमिकल इफेक्ट की। एक रासायनिक प्रभाव, एक केमिकल इफेक्ट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि तीसरे प्रभाव की बात करते हैं, तो आपने इंग्लिश में वर्ड बोल दिया साथ साथ में, एक केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। बहुत अच्छा प्रभाव है। सेल के अंदर जो एग्जाम हुई थी वहां क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद में डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हर जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक प्रभाव। साथ साथ में जो लड़के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आती है साइंस। अरे क्या आती है, साइंस। और साइंस में भी पार्ट आपके 3 पार्ट हैं, आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है सब। तो यहां पर ये फिजिक्स वाला पार्ट में साथ साथ में ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि आपको दोस्तों फिजिक्स वाले पार्ट ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। बायो वाला पार्ट नहीं आता, केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं आता, और क्वेश्चन पेपरों में जो साइंस आ रही है वो फिजिक्स आ रही है, और इलेक्ट्रिकल ही पूरी क्या है आपकी फिजिक्स है। तो जो लड़के पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ये जो मेरी क्लास है इन क्लासों को वो ले सकते हैं, और उससे साइंस उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक प्रभाव। देखिए एक वर्ड मैंने रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए, यदि किसी अम्लीय विलयन, दोस्तों मैंने एक बोर्ड पर एक वर्ड लिखा है अम्लीय विलयन, ध्यान देना और यहीं पर रहना, नजर रखना, और आपको कितनी आसानी से समझा दूंगा। मैंने एक बोर्ड, इस बोर्ड पर एक वर्ड लिख दिया कि रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए एक अम्लीय विलयन। अब हम कह रहे हैं कि यदि किसी अम्लीय विलयन में से हम प्रवाहित करें विद्युत धारा, दोस्तों कि यदि किसी अम्लीय विलयन में से क्या प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा। अब विद्यार्थियों का पहला क्वेश्चन वही आएगा कि गुरुजी ये अम्लीय विलयन आपने जो लिखा है यह अम्लीय विलयन ही क्या है। तो अम्लीय विलयन की बात करेंगे तो आप नाम दोगे, हम बात कर रहे हैं साहब अम्लों के राजा की। अरे किसकी बात कर रहे हैं, अम्लों के राजा की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये अम्लीय विलयन जो है ये कौन है, अम्लों का राजा। और जैसे ही अम्लों के राजा की बात की जाती है तो आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो जाती है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। आप कहोगे कि हम बात कर रहे हैं साहब H2SO4 की बात कर रहे हैं। अरे अम्लों का राजा हमारा कौन है, H2SO4। आपने कहा इसे हम बोलेंगे तनुगंधक का अम्ल। अरे ऐसे क्या बोल देंगे, तनुगंधक का अम्ल, या ऐसे एक वर्ड और दे सकते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखें
हम बात कर रहे हैं हमारे रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए। आपने कहा कि यदि किसी अम्लीय विलयन, और अम्लीय विलयन कौन है? अम्लों का राजा। और अम्लों का राजा की बात की तो किसका नाम लोगे? H2SO4। तनुगंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में से क्या प्रवाहित की जाए? विद्युत धारा। तो यह अम्ल, अरे यह अम्ल कौन है यहां पर? है H2SO4। यह अम्ल कौन है यहां पर? है H2SO4। तो यह अम्ल अपने अपने अवयवों में, यह अम्ल जो है ना अपने अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। अरे क्या हो जाता है दोस्तों? टूट जाता है, बट जाता है। और इस अम्ल का टूट जाना ही, बट जाना ही कौन सा प्रभाव कहलाएगा? मेरा एक रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। दोस्तों आपको कहानी समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरह से। दोबारा जा रहा हूं, रासायनिक प्रभाव को समझने के लिए बोर्ड पर ही नजर रखो, ध्यान रखो कि आप बात करो कि यदि किसी अम्लीय विलयन में से क्या प्रवाहित की जाए? विद्युत धारा। और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यह अम्ल अपने अपने अवयवों में क्या हो जाएगा? विभक्त। मतलब H2 वाले एक तरफ और SO4 वाले एक तरफ, मतलब इन दोनों का टूट जाना, बट जाना ही क्या कहलाएगा? मेरा एक रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा? रासायनिक प्रभाव। अब बात करें इस रासायनिक प्रभाव का उदाहरण की बात करें, जो इसरो ने अंतरिक्ष यात्री का जो एग्जाम होता है, इसरो की बात कर रहे हो, चाहे DRDO की बात कर रहे हो, चाहे DMRC की बात कर रहे हो, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि इस रासायनिक प्रभाव का उपयोग हम कहां करते हैं? निम्न में से रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास में दो हैं साहब, एक तो नाम दोगे सेल और एक होती है हमारे पास में बैटरी। अरे क्या होती है? सेल और बैटरी। तो वहां ऑप्शन में इन्होंने डाली हुई थी बैटरी, डाली हुई थी। दोस्तों क्या डाली हुई थी? बैटरी। तो वहां राइट आंसर था हमारा बैटरी। तो रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है कहां करेंगे? सेल और बैटरी में। इसके अंदर जो अम्ल काम लिया जाता है वो कौन सा होता है? H2SO4। अरे कौन सा होता है? H2SO4। आपकी जो बैटरी होती है, जो इन्वर्टर के पास में लगी रहती है, बैटरी जिसे बोलते हो देसी भाषा में आप, तो उसके अंदर भी कौन सा होता है हमारा? H2SO4। उसकी बात करेंगे। जब बैटरी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब उस बैटरी के बारे में एक एक चीज को ऐसे बताऊंगा, आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया साहब। अरे क्लासों में क्या आ गया? मजा। लेकिन आपको क्या रहना है? एक्टिव रहना पड़ेगा। मेरी क्लासों में ढीले ढस्से नहीं है जो बैठे हैं साहब आराम से पढ़ रहे हैं, लेट रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्टिव रहना पड़ेगा मेरी क्लासों में। अब बात करते हैं हम चौथे प्रभाव की, किरणों के प्रभाव की बात करते हैं साहब। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के हमारे जो प्रभाव हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो तीन प्रभाव हमने जाने। सबसे पहले जाना ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा जाना आपने चुंबकीय प्रभाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा जाना आपने रासायनिक प्रभाव, एक केमिकल इफेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट प्रभाव की। चौथा प्रभाव जो है किरणों का प्रभाव। स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी हमें ये किरणों का प्रभाव तो आज तक समझ में ही नहीं आया, बहुत टफ है, कभी पढ़ाया ही नहीं। IIT कॉलेजों में तो क्लास लगती भी नहीं है वाकई का। तो आ जाओ, जिनको समझ में नहीं आई तो आदित्य टेक्निकल क्लासेज के चैनल पर आ जाओ दोस्तों। जिसको टेक्निकल समझ में नहीं आती उन्हीं दो छात्रों के लिए मैं चैनल लेके आया हूँ। जिनको टेक्निकल बिल्कुल समझ में नहीं आती तो बिल्कुल जीरो लेवल से उनको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगी। तो चौथे प्रभाव की बात करने, किरणों के प्रभाव के। इस किरणों के प्रभाव को समझने के लिए मैंने एक आपको लिए सहारा, एक नलिका का। देखो दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे। यदि आपको कहीं भी कंप्लेंट कोई भी हो बताते रहना, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा प्रत्येक विद्यार्थियों को उसके दिमाग में घुसाने की। क्योंकि मेरा जो मकसद है, प्लान है यहाँ इस यूट्यूब पर आने का, ये नहीं है कि 1 घंटे की क्लास दी और कहानी खत्म ना। यदि आपको कहानी समझ में नहीं आ रही हो, कोई और नई चीज मुझसे चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लगातार वीडियो को डालते रहना कि सर ये और कर दो हमारे लिए। तो बाकी का मैं खुद लेके चलता हूं, क्योंकि 12 साल से लड़कों को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है आपकी सोच कहां तक होती है, कितना एग्जाम में कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसे डीपली तक लेके जाता हूं मैं बिल्कुल थ्योरी को। तो किरणों के प्रभाव को समझने के लिए हमारे पास में मैंने कहा कि हमने लिए कि नलिका। अरे दोस्तों, हमने इस किरणों के प्रभाव को समझने के लिए हमने लिए कि नलिका। ये जो नलिका है ना दोस्तों, ये अंदर से बिल्कुल एक निर्वात है। अरे दोस्तों, अंदर से कैसी है? निर्वात। लड़के कहेंगे निर्वात का मतलब क्या होगा? कि दोस्तों ये निर्वात का मतलब होगा, यह रहेगी हमारी एक वायु शून्य नलिका। अरे दोस्तों, ये अंदर से निर्वात का मतलब होगा वायु शून्य नलिका। मतलब कहने का मतलब यह है कि वायु का मान यहां पर कैसा है? शून्य। अरे वायु का मान कैसा है? शून्य। इसलिए इसे क्या नाम दिया है? निर्वात। अरे क्या नाम दिया है? निर्वात। यह दोस्तों नलिका जो बनी है, यह नलिका दोस्तों हमारी बनी है कांच की। अरे दोस्तों, किसकी बनी है? कांच की। अब कौन से कांच का बना दिया दोस्तों से? तो हम कहेंगे
इसे बना दिया क्वार्टर्ज कांच का। अरे दोस्तों इसे बना दिया क्वार्टर्ज कांच का। ध्यान देना, बहुत ही डीपली लेके जा रहा हूं, अंदर तक लेके जा रहा हूं आपको, कि आपने शुरू में कहा किरणों के प्रभाव को समझना है, तो मैंने एक सहारा लिया नलिका का। यह है नलिका मेरी साहब की निर्वात है। अरे निर्वात का मतलब क्या होगा, तो मैंने कहा निर्वात का मतलब है वायु सुनलिका है। अरे मतलब वायु का जो मान है ना, ये वायु का मान कैसा है, शून्य, इसलिए से मैंने क्या नाम दे दिया, निर्वात। अरे हमने कहा कि मुझे ये बताओ ये नलिका बनी किसकी है, तो मैंने कहा ये नलिका मेरी किसकी बनी है, कांच की बनी है। अरे मैंने कहा कौन से कांच की बनी है, तो मैंने कहा किसे बनाया जाता है, क्वार्टर्ज कांच का। अरे इसके कौन से कांच का, तो क्वार्टर्ज कांच का। अरे हमने कहा कि मुझे तो ये भी बता दो कि इसे क्वार्टर्ज कांच का ही क्यों बनाया जाता है। आप देखना क्वेश्चन को, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत तगड़ा मजा आएगा आपको। इससे ज्यादा चाहे आईटीआई वाला विद्यार्थी है, चाहे डिप्लोमा वाला है, चाहे बीटेक वाला है, उस लेवल का लेके चल रहा हूं मैं आपको। तो क्वार्टर्ज कांच का ही क्यों बनाया है, तो आप कहोगे अधिक ताप। अरे दोस्तों अधिक ताप एवं अधिक दाब को वहन करने के लिए इसे कौन से कांच का बनाया जाता है, तो इसे क्वार्टर्ज कांच का बनाया जाता है। टेक्निकल हेल्पर 2013 जो 14 में एग्जाम लिया गया था, वहां यह क्वेश्चन था कि जो किरणों के प्रभाव की बात कर रहे हो, इसमें जो नलिका है, नलिका को कांच का बनाया जाता है, और कांच में कौन से, क्वार्टर्ज कांच का ही क्यों बनाया जाता है। तो वहां राइट आंसर लगाते हैं अधिक ताप एवं अधिक दाब को वहन करने के लिए इससे कौन से कांच का बना जाता है, क्वार्टर्ज कांच का। दोस्तों देखना बहुत अच्छी तरह से लड़ी बनती आ रही है, और लड़ी यहां तक बन गई तो ये किरणों का प्रभाव भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ साहब, हम बात करेंगे किरणों के प्रभाव के बारे में, कि यदि इस वायु शून्य नलिका में से, और यदि इस वायु शून्य जो हमारी नलिका है, इस वायु शून्य नलिका में से उच्च मान की और उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए साहब। अरे दोस्तों उच्च मान की एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है। दोस्तों ध्यान देना बोर्ड पर, कि मैं कह रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि मैंने कहा कि यदि इस वायु सुनलिका में से उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसमें से एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है, किरण निकलती है, जिसे ही विद्युत धारा का क्या प्रभाव, कौन सा प्रभाव बोलेंगे, किरणों का प्रभाव कहेंगे। अरे क्या कह देंगे, किरणों का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं, उदाहरण लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं साहब, कि किरणों के, इस किरणों के प्रभाव का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम, दैनिक जीवन में कहाँ कर रहे हैं, तो आप कहोगे इस प्रभाव का उपयोग एक्सरे में किया जाता है साहब। अरे कहाँ किया जाता है, एक्सरे में किया जाता है। किरणों के प्रभाव का उपयोग निम्न में से किया जाता है, कहाँ करेंगे, किरणों का प्रभाव का उपयोग कहाँ करेंगे, एक्सरे में करेंगे। दोस्तों कहाँ करेंगे, एक्सरे में। अब इन्होंने आपके आ जाओ क्वेश्चन पूछ लिया लोको पायलट में, और लोको पायलट में क्वेश्चन क्या पूछा कि किरणों के प्रभाव में आपने कहा किसमें से विशेष प्रकार की जो किरण निकलती है उसे कौन सी किरण कहा जाता है, अरे उसे कहेंगे गामा किरण। अरे दोस्तों उसे कौन सी किरण कह देंगे, गामा किरण कह देंगे। आपका क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, दिमाग में आपका क्वेश्चन आए उससे पहले ही मैं उस चीज को बोर्ड पर लेके आ जाऊंगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक विशेष प्रकार की जो किरण निकल रही है, तो विशेष प्रकार की किरण कौन सी है, तो यहां नाम लगा दिया है, कौन सी किरण बोलेंगे, उसे गामा किरण कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे, उसे गामा किरण कहेंगे। तो ये प्रभाव था आपका किरणों का प्रभाव, जिसमें बहुत अच्छी तरह से नलिका, निर्वात, वायु शून्य, कांच की, कौन से कांच की, क्वार्टर्ज कांच का, और इसे क्यों बनाया, अधिक ताप और अधिक दाब को वहन करने के लिए। किरणों का प्रभाव का उपयोग एक्सरे में, विशेष प्रकार की किरण का नाम क्या रहेगा, गामा किरण रहेगा। तो ये थे आपके 4 प्रभाव, किरणों का प्रभाव। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 5वें नंबर प्रभाव की, गैस आयनीकरण का प्रभाव। तो देखें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे इस विद्युत धारा के प्रभाव। तो आपने विद्युत धारा के 4 प्रभावों की बात की है हमने। अब हम बात करने जा रहे हैं 5वें नंबर के प्रभाव की। उस 5वें नंबर के प्रभाव को हम बात कर रहे हैं गैस आयनीकरण का प्रभाव। अरे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं गैस आयनीकरण का प्रभाव। ये जो गैस आयनीकरण का जो प्रभाव है,
इस गैस आयनीकरण के प्रभाव की जो संरचना है ना, वो संरचना आपके एक हिस्सा हमारा जो चौथे नंबर का आपने किरणों का प्रभाव पढ़ा है उससे ही मिलती है इसकी पूरी संरचना। अब जब आपने एक वर्ड बोल दिया कि इस गैस आयनीकरण के प्रभाव को यदि समझना है तो इसकी संरचना किसके समान है? किरणों के प्रभाव। अब किरणों का प्रभाव हमने पढ़ लिया है, पूरी नॉलेज ले चुके हैं, तो आओ सब बात कर लेते हैं। आपने कहा कि गुरुजी हमने ली थी नलिका। जब हमने किरणों का प्रभाव पढ़ा था तो किरणों के प्रभाव में आपने कहा हमने ली थी साहब नलिका। अरे मैंने कहा नलिका कैसी है? आपने कहा गुरुजी ये तो मैंने पढ़ लिया, मैं बता दूंगा। अब तो ये वायु शून्य नलिका है। अरे क्या है? वायु शून्य नलिका है। मैंने कहा वायु शून्य नलिका का मतलब क्या होगा कि वायु का मान कैसा रहेगा? शून्य न रहेगा। अरे मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ ये नलिका किसकी बनी है, तो आपने झटाक से आंसर दे दिया ये नलिका बनी है कांच की। अरे मैंने पूछा कौन से कांच का बना है इसे, तो आपने कहा इसे बना दिया क्वार्टज कांच का, इसे बना दिया क्वार्टज कांच का। फिर मैंने आपसे पूछा किसे क्वार्टज कांच का ही क्यों बना है, तो आपने कहा अधिक ताप एवं अधिक दाब को वहन करने के लिए इसे कौन से कांच का बनाया जाता है? क्वार्टज कांच का। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात की थी किरणों के प्रभाव में। अब हम बात करने जा रहे हैं गैस आयनीकरण के प्रभाव। इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? तो देखो इसमें आगे इन्होंने क्या लगा दिया? गैस। तो हम कहेंगे कि यदि वायु शून्य नलिका में अब की बार गैस भर दी जाए साहब। अरे क्या भर दी जाए? गैस भर दी जाए। बोर्ड पर ध्यान देना बेटाओ, मैं भी इसमें गैस भर रहा हूं। देखो इसे डॉट 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 से मैंने भर दिया है गैस। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि गुरुजी आपने कहा कि वायु शून्य नलिका में अब की बार हमने क्या भर दी? गैस। अब जो गैस भरी है ना, सबसे पहले मुझे इस गैस का नाम ही बता दो कि गैस कौन सी भरी है। तो मैंने कहा इसमें या तो हमारे पास में जो गैस है वो मरकरी वेपर गैस है। अरे दोस्तों हमने कहा कि वायु शून्य नलिका में अब की बार गैस भरी है। गैस कौन सी है? मरकरी वेपर गैस है। और यदि मेरे पास में मरकरी वेपर गैस नहीं है तो इसके स्थान पर मैं ले सकता हूं सोडियम वेपर गैस। अरे दोस्तों ये बता रहा हूं दूसरा नाम, एक और बता रहा हूं, यदि मरकरी वेपर गैस नहीं है तो उसके स्थान पर मैं कौन सी ले सकता हूं? सोडियम वेपर गैस। आओ आप कह रहे हो कि यदि वायु शून्य नलिका में अब की बार गैस भर दी, गैस में मरकरी वेपर गैस या सोडियम वेपर गैस भरी जाए और इसमें से उच्च मान एवं उच्च आवृत्ति वाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो गैस का आयनीकरण होता है। अरे दोस्तों गैस का क्या होता है? अंदर ही अंदर है आयनीकरण होता है। और विद्युत धारा का यही प्रभाव क्या कहलाएगा? गैस आयनीकरण का प्रभाव। दोस्तों क्या कहलाएगा? गैस आयनीकरण का प्रभाव। अब हम जानते हैं क्वेश्चन आउट टेक्निकल हेल्पर 2011। मैं बार बार में इनको क्यों लिखता हूं? आपको पता लग जाए कि ये टॉपिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि रणनीति तैयार की जाती है दोस्तों। सिलेक्शन लेने के लिए एक तैयार किया जाता है, एक आपके पास में सिलेबस हो और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जिन एग्जामों आपने देखा होगा, जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जामों में किन्हीं लेसनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हमें उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देना है, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना है। लगातार वापस से रिपीट होती है क्वेश्चन, लगातार चीज़ें रिपीट होती हैं, तो हमें उन्हीं को ध्यान देना है। तो 2011 टेक्निकल हेल्पर ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि गैस आयनीकरण के प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इस गैस आयनीकरण का प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप कहोगे इस प्रभाव का उपयोग उच्च तीव्रता वाले, दोस्तों देखना ऑप्शन में क्या लिखा था? उच्च तीव्रता वाले लैंपों में किया जाता है साहब। इन्होंने बस केवल ऑप्शन में इतना ही दिया था और राइट आंसर यही था कि गैस आयनीकरण के प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर में था उच्च तीव्रता वाले लैंपों में। अरे उच्च तीव्रता वाले लैंपों में। अब यदि हम और अंदर जानना चाहें कि हमें यह बता दो कि उच्च तीव्रता वाले लैंप हमारे पास में कौन कौन से हैं, जैसे बात करें कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर रहे हो, तो सबसे पहले उदाहरण आपने दे दिया हैलोजन लाइट का। अरे किसका नाम दे दिया? हैलोजन लाइट का।
कि जो हमारी हेलोजन लाइट है उस हेलोजन लाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जा रही है, मरकरी वेपर गैस या सोडियम वेपर गैस। अरे कौन सा प्रभाव आ रहा है, गैस आयनीकरण का प्रभाव आ रहा है। आपने देखा हो शादियों में गांव के बाहर जब मामा भात लेकर आवे तो घर के बाहर एक बहुत बड़ी सी लाइट जला दे, सर के ऊपर अंडा से जोड़ दें, वो पूरे देख ले कौन सी धोपती भैया बानी देखें देखो धोपती ऐसी है, वो बर्तन ऐसे हैं, तो वो जो लाइट लगी होती है वो आपकी कौन सी होती है, हेलोजन लाइट। अरे मैंने कहा स्टेडियम लाइट, अरे मैंने दोस्तों एक नाम ले दिया स्टेडियम लाइट। आपने देखा होगा डे नाइट मैच होते हैं, रात्रि को अभी दिन जैसा प्रकाश दिखाई देता है, तो वो कौन से प्रभाव के अंदर है, गैस आयनीकरण के प्रभाव के अंदर। अरे मैंने कहा स्ट्रीट लाइट, अरे दोस्तों मैंने एक वर्ड और लिख दिया स्ट्रीट लाइट, मतलब जो दोस्तों रोड पर जो लाइट लगी होती है वो भी हमारे कौन से प्रभाव के अंदर आ रही है, गैस आयनीकरण के प्रभाव के अंदर। अरे मैंने कह दिया जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं और गाड़ियों की हमारी जितनी भी हेड लाइट है हमारे दोस्तों, गाड़ियों की जो हमारी हेड लाइट हैं ये भी हमारे कौन से प्रभाव के अंदर आती हैं, गैस आयनीकरण के प्रभाव के अंदर आती हैं दोस्तों। तो आपने कहा कि गैस आयनीकरण के प्रभाव का उपयोग उच्च तीव्रता वाले लैंपों में, जैसे हेलोजन लाइट, स्टेडियम लाइट, स्ट्रीट लाइट मतलब रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट मतलब रोड लाइट। उसके बाद में गाड़ियों की हेडलाइट में कौन से प्रभाव का उपयोग करेंगे, गैस आयनीकरण के प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आपके विद्युत धारा के टोटल 5 प्रभाव। अरे कितने प्रभाव, 5। नंबर 1 ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। नंबर 2 चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। 3 रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। 4 किरणों का प्रभाव, एक्सरे इफेक्ट। और 5वां गैस आयनीकरण का प्रभाव। तो विद्युत धारा के टोटल कितने प्रभाव, 5 प्रभाव हमारे। आगे दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो आप जानना चाहते हैं प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का उपयोग कहां करेंगे, रेजिस्टेंस किससे कहेंगे, प्रतिरोध के प्रकार रहेंगे, प्रतिरोध के संयोजन लेके आएंगे कि प्रतिरोध के संयोजन क्या है। तो आप जानना चाहते हो तो लगातार बने रहो लक्ष्मण शर्मा के साथ। मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से लेके आ रहा हूं इस हमारे आदित्य टेक्निकल क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार।